मेंस का 2024 का पेपर हुआ है। तो गाइज़ ये पेपर भी जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये आपका 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है पेपर करने का। इसमें भी आपका मार्किंग स्कीम वही 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चंस अगले होंगे आपके 15 मार्क्स के, है ना। उस बेसिस पे पेपर तैयार किया जाता है। अच्छा बच्चे, कई बार आप पूछते हो ना कि GS2 में मैम आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सेकेंडली इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक होता है। अच्छा GS2 में आइडियल स्कोर आप 100 मान के चलो कि अगर आपका 100 के आसपास स्कोर आ रहा है तो आपने पेपर अच्छा किया है। इससे कम है तो फिर आपके लिए चिंता का विषय, क्योंकि फिर रैंक में दिक्कत करेगा ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब GS2 के पेपर के लिए हम सारा डिस्कशन करते हैं, कैसे इसको डील करना है, क्या करना है। लेट्स डिस्कस दिस। पूरा अप्रोच आपको मैं समझाती हूँ कि जब भी GS2 का, देखो हो सकता है अभी आपने पेपर दे दिया हो सकता है बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा किया हो आपने, हो सकता है बहुत अच्छा ना गया हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी हो। तो हम ना जो PM पाठशाला की देखो कोशिश ये है कि जो भी बच्चे 2025 का देने जा रहे हैं वो भी अपनी कमर कस लें और रेडी रहें पेपर के लिए। देखो अब ना आप तैयारी अपनी अच्छे से करो। मेंस जिन बच्चों ने दिया है अच्छी बात है, वो अपना देख सकते हैं कि कैसे वो अपने आंसर को अनरिच बना सकते थे या क्या उनका रहा, वो एक बार एनालिसिस चेक कर लें। दूसरा, जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। अच्छा देखो GS2 में मैंने आपको बता दिया पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, IR का पार्ट ये सारा होता है ना। ये वाला जो पेपर है, देखो इस पेपर के लिए ना सबसे बड़ी ज़रूरत आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या लगती है कि आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, है ना। आपको कमीशंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ARC रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, आपको केस पता होने चाहिए। मैंने केसेस भी डाले हैं जो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि कोई भी ऐसा सिनेरियो, क्योंकि देखो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी होगी और बिना इन चीज़ों के ना आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस समझ लो डॉक्टर विदाउट स्टेथोस्कोप, कि डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप ही नहीं है, वो फिर कैसे सांस चेक करेगा कि कैसे आ रही है कैसे जा रही है। बात समझ रहे हो आप? तो आप समझो कि ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पेपर की। अब देखो ये जो पेपर है ना बड़ा ही, इसमें अगर आपने पेपर 2024 का अगर आपने मेंस का देखा हो, जिन बच्चों ने इवन दिया भी होगा, तो पेपर बहुत सारा ना आपसे एनालिसिस मांगता है। पॉलिटी का पेपर देखो ऐसा होता है कि उसमें ना आप डायरेक्ट ये बात नहीं लिख सकते कि इसमें हमारा यही आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस बड़ा सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें 2 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं। इस पेपर को बड़ा ही बैलेंस करके लिखना होता है, आपको ध्यान रखना। ये पेपर बहुत ही बैलेंस स्ट्रेटजी मांगता है, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR का पेपर। अगर इसमें आपके व्यू पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पर आपको व्यू पॉइंट और ओपिनियन मांगे जाएंगे, और उनमें अगर ज़रा भी झलक गया ना एग्जामिनर को कि आप किसी एक चीज़ के लिए बड़ा टिल्टेड आपका दिल, तो फिर वो आपके लिए चिढ़ जाएगा, उसको पेपर समझ में आ जाएगा। लेफ़्ट आइडियोलॉजी राइट आइडियोलॉजी को कैसे बैलेंस करके लिखना है आपको अपने आंसर में, वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर आप सीख गए तो फिर तो आप उखाड़ लोगे इस पेपर में, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले बताया इसमें यही एग्जांपल देते हुए कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में बिना कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिखे आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं होता। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाला सिस्टम है, ठीक है, हैज़ नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। देखो मैंने बहुत टॉपर्स के साथ भी एनालाइज करके, या मेरे खुद भी जो व्यू पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर आपको मैं परोस रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला कि इनकी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करेगा। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इसका जो जवाब होता है वो क्या होता है। देखो जो 73rd 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की आई, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपने क्लास 11th की पढ़ी हुई है NCERT और उसमें ये लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप वहीं से काफ़ी कुछ पॉइंट उठा लोगे। कुछ पॉइंट आपको आर्टिकल्स दे देगा। तो शुरुआत आपकी ऐसी ही होनी चाहिए इस पेपर में, क्योंकि GS2 के पेपर में पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा व्यूज़ हो, तो आपको अपने आंसर में एकदम रेलेवेंट सब हेडिंग्स के साथ बड़ी ही क्लियर कट बात लिखनी है, और दोनों में डिस्टिंक्शन, जो भी व्यू पॉइंट आप दे रहे हो उसमें डिस्टिंक्शंस के साथ लिखो पूरा। बहुत ही सब हेडिंग्स वगैरह को हाईलाइट करके, आंसर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करके चंक्स में ऐसे लिखना है आपको आंसर, क्योंकि GS2 का पेपर मोस्टली एनालिसिस बेस्ड पेपर है, ध्यान रखना।
आपके ओपिनियंस पूछे जाएंगे। और आर्ग्यूमेंट जब भी किसी बात का दो, देखो आर्ग्यूमेंट करना, एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट किसी कहते हो आप, उसी को कहते हो ना जहाँ पर फैक्ट्स हो, डेटा हो और आपके पास रेलेवेंट पॉइंट हो उसको प्रूव करने के। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी जजमेंट है जो आपको मेमोराइज़ करनी है, वो मैंने दी हैं, इसीलिए दी हैं। देखो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूँगी, जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं पीएम पाठशाला के, प्लीज़ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चैनल का है उसमें लिंक दे रखा है आपको, नहीं होता तो हम इसमें डालते रहते हैं वीडियोज़ में भी। बाकी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए टेलीग्राम लिंक पे, क्योंकि टेलीग्राम पे डेली मैं कुछ ना कुछ शेयर कर रही हूँ, तो कम से कम आप तक पहुँचता जाए वो। और इस पीडीएफ्स की भी कोई चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ सारी की सारी शेयर कर दी जा रही हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप अपना फोकस ये बनाओ कि जो वीडियो में कहा जा रहा है उसको करना शुरू कर दो आप। ये सारी केस स्टडीज़ जहाँ पे भी आपका टेबल है वहाँ पे लगा के चिपका दो, क्योंकि इन जजमेंट और इस केस स्टडीज़ में आपको आंसर अपना ऐसे ही परोसना होगा, चाहे वो SR बोमैया का केस हो, केशवानंद भारती केस हो, वमन राव मिनर्वा मिल्स का केस हो, आयर कुल्हू का केस हो 9th शेड्यूल से रिलेटेड, नवतेज सिंह जौहर का, मेनका गांधी, AK गोपालन, गोलकनाथ, केदारनाथ सिंह, इंदिरा सावनी, हुसैन आरा खातून, ये सारे के सारे केसेस आपको बिल्कुल चबा जाने हैं। और जो मैंने कुछ मिस करे तो वो भी आप लिख दो इम्पॉर्टेंट। मेरे को तो जो जो ध्यान में आ रहे थे मैंने लिख दिए, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनके बिना आपके आंसर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। और ये सारे केसेस आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। और देखो जहाँ बात पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, तो ये कर लोगे आप। इंटरनेशनल रिलेशंस को मास्टर करना भी एक बड़ी बात है। देखो किसी भी, मान लो आप ना लिख रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, अब इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, यू हैव टू गो फॉर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी कंट्री का, दो कंट्रीज़ कैसे बायलैटरल रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, कौन से उनके बीच में ट्रीटीज़ हुई हैं, कौन से उनके बीच में इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुई हैं, वो सारे लिखने हैं। और फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते ही आपको फैक्चुअल डेटा करंट इशू का भी देना है, और पूरे मल्टी डायमेंशनल तरीके से लिखना है कि दोनों कंट्रीज़ का टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन कैसा है, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चरल वे में, स्ट्रैटेजिक वे में कैसा रिलेशनशिप है, वो सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, ऐसे मैंने देखो ग्लोबल फोरम पे हम कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, वो सारी की सारी बातें आपको लिखनी है। तो ध्यान रखो GS2 का पेपर बहुत ही इन डेप्थ पेपर है, और इसके लिए आपकी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। क्वेश्चन पेपर में देखो पहला ही जो क्वेश्चन आपका 150 नंबर का था, 150 शब्द लिखने थे, 10 नंबर का था। इसमें आपसे पहला ही सवाल पूछा गया था, एग्जामिन द नीड फॉर electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation one election principle। अब देखो, दिस आंसर रिक्वायर्स इन डेप्थ एनालिसिस। अगर तो आपने ये पढ़ा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तब तो आप बड़े आराम से लिख दोगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी अगर आपने नहीं डिस्कस करा हुआ है, नहीं इसको अच्छे से करा है। अब देखो इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो, आपके पास क्वेश्चन क्या आया, इसमें आपके पॉइंट आएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के। याद रखो, मैं जो आपसे पॉइंटर्स दिखवा रही हूँ वो आपको एक गेस आइडिया दे रही हूँ, ताकि आप बैठ के आंसर्स को प्रिपेयर करो और नए पॉइंट्स ऐड करके टेलीग्राम चैनल पे डालो। सभी बच्चे डालेंगे, सबके आंसर्स शेयर होंगे, तो उससे हमारी मेंस की तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल को आप समझाओगे कि क्या है, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज़ ने चाहा है कि नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल के जो इलेक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज वे में हो, और ये बहुत जगह पर बात की गई है। फ्रिक्वेंट, क्योंकि इलेक्शन का डिसरप्शन होना, गवर्नमेंट का प्रीऑक्यूपाइड रहना हमेशा इलेक्शन कैंपेन में, जो समय गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में लगा सकती थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल इलेक्शन से क्या होता है, देखो अगर कहीं भी जगह पर मल्टीपल इलेक्शंस होंगे तो मल्टीपल इलेक्शन से होता क्या है, मल्टीपल इलेक्शन से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है किसी भी कंट्री का एक्सचेकर पे। फिर दूसरा, स्टैगर्ड इलेक्शन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। अभी एक पार्टी गई नहीं और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में फिर आप लिखना
ये प्रॉमिस करता है हमें, क्या क्या प्रॉमिस करता है, ये हमें प्रॉमिस करता है कि भाई हम इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी है कुछ साइमल्टेनियस इलेक्शन को कराने में, क्योंकि देखो बहुत वास्ट कंट्री है हमारी, बहुत डाइवर्स कंट्री है, चीज़ों को इलेक्शन शेड्यूल बनाना ही बहुत मुश्किल है। तो पोटेंशियल बेनिफिट लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म में अगर हम लेकर आ जाते हैं तो सीरियस कंसिड्रेशंस के साथ, तो फिर हम इस पर काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यानी कि हमें अपनी क्वालिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो इसमें आप लिखाओगे इस आंसर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखोगे फिर आप? क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले रीड कर लेते हैं क्या है। तो आपने जो भी कमेटीज़ द्वारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, मैंने आपको कई बार विजन आईएएस की मैगजीन से भी पढ़ाया है, तो इसमें नीड बता देना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या है, उसमें सारी बात लिखना, लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सारी बात जो मैंने आपको कही है उसमें और पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि 150 शब्दों में आपको लिखना है, 10 नंबर का है। इसमें इसने लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के डिस्टिंग्विश के बारे में बोला है, और ये कह रहा है कि ये कैसे एंटरटेन करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस को। ठीक है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं भाई कैसे इसमें होता है। अच्छा देखो, इसमें क्या लिख कर आओगे आप? सबसे पहले देखो आप ये बताओगे कि देखो जी, जो लोक अदालत है या आपका आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है बेसिकली, ये हम सभी जानते हैं। ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव वे टू सेटल डिस्प्यूट, इसीलिए बनाए गए थे। आप याद करो इनको बनाया क्यों गया, इनको इसीलिए बनाया गया ताकि हमारे आराम से डिस्प्यूट सेटल हो जाए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पुराने तरीके से ना हो कि इस तरह से हो। फिर आप लोक अदालत समझाना क्या होता है, बताना कि ये एक इनफॉर्मल कोर्ट होता है, लोक अदालत इनफॉर्मल कोर्ट की तरह काम करता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्ट के द्वारा ये रखा गया है। इसमें रिटायर्ड जज प्रिसाइड करता है, लीगल प्रैक्टिशनर होता है जो सिविल डिस्प्यूट्स को डील करता है। लोक अदालत के पास बिल्कुल पावर होती है कि वो मीडिएशन कराता है, मीडिएशन के लिए मदद करता है वो। डिस्कशन जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो याद रखना बाइंडिंग होते हैं ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, ये सारी बातें लिखना। फिर इसके बाद ही आप बताना आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स के बारे में कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली इस्टेब्लिश कैसे हुए, ये पार्टीज़ के बीच में ये अग्रीमेंट कराने का काम करते हैं। यहाँ पर यानी कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी बैठेगी, न्यूट्रल थर्ड पार्टी बैठेगी हु हैव एक्सपर्टीज़, ध्यान रखना ये बात लिखना है आपको, who have expertise in the subject matter of dispute, in the subject matter of dispute। ये बातें आपको लिख कर आनी है इससे रिगार्डिंग। फिर आप कहना कि देखो यही तो है जो हियरिंग सुनते हैं, एविडेंसेस पकड़ते हैं और वो बाइंडिंग भी होते हैं इनके अवार्ड। तो कंक्लूडिंग लाइन में दोनों लोक अदालत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम कर रही हैं। लोक अदालत सिविल डिस्प्यूट को हैंडल कर रहा है इनफॉर्मल सेटिंग में, आर्बिट्रेशन फॉर्मल वे में डिस्प्यूट्स को, वाइड रेंज ऑफ डिस्प्यूट्स को फॉर्मल वे में डील कर रहा है। देखो इंपॉर्टेंट तो है ही दोनों तरह से, हमें देख लिया अगर हम जाए तो। अच्छा, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, समझा दोगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पता है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका जो बेसिकली 10 नंबर का है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। यानी कैबिनेट की जो प्रणाली है उसके विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, यानी कि मार्जिनलाइज्ड हो गई है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इतनी नहीं रह गई है, कैबिनेट सिस्टम ज़्यादा इस पर टांग अड़ाता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रही है। कह रहा देखो इंडिया में हम सभी जानते हैं कि इन इंडिया आप जानते ही हो वी फॉलो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है ना, यही से शुरू करना है इसका आंसर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि हम लोग डील करते हैं, इंडिया में हमारे पास यही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब आप लिखना कि भाई इसमें हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का इन्हीं का काम होता है। अब सेवरल फैक्टर हैं जिससे देखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द कैबिनेट होकर उसकी कंसिडरेबल अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है।
कह रहा देखो एडिशनली वो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स में भी कई सारे इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को, कैबिनेट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का एजेंडा, ये सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होता है। आप जानते हो ना, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अब देखो जो ये आंसर है ये बड़ा अच्छे एक्सप्लेन कर रखा है आपका क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली एनसीईआरटी की किताब, ठीक है ना। तो कैबिनेट को अप्रूव करना, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना इन्हीं का काम होता है। तो फर्दर मोर जो पार्टी सिस्टम है, वो डिसिप्लिन है, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंस, वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ही संभाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप कहना इस बात को कि ना देखो दिस कैन लेड टू, अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ एमपीज़ जो हैं वो रिलेक्टेंट है टू वोट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इवन इफ़ दे डिसएग्री विद देम, क्योंकि उनको दिक्कत है, उनको डिफेक्शन का डर लगता है, कहीं हमें अपनी पार्टी से निकाल ना दिया जाए। तो एमपीज़ को उसके चलते ना कई बार ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो वो लेना नहीं चाहते हैं। तो पार्लियामेंट भी बड़ा भाई रोल, देखो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो एक ऐसी जगह है जो एक सबसे बड़ी डिबेट फोरम है, हाईएस्ट डिबेट फोरम हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट को, कि ये हाईएस्ट डिबेट फोरम है हमारे पास। तो हाईएस्ट डिबेट फोरम के बाद इसमें इन्फ्लुएंस कैसे कर देता है ये, क्योंकि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी भी है ये, लेकिन इसकी क्वालिटी कैसे ख़राब होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है। तो कह रहा है देखो अगर हम चाहते हैं ना कि पार्लियामेंट का मार्जिनलाइजेशन कम होए, सुप्रीमेसी कैबिनेट की कम होती जाए, मतलब एक बैलेंस बना रहे, उसके लिए हमें ना क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे काम करना पड़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी की बात बताना, अकाउंटेबिलिटी अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो कि कैग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप बताना, देखो जी, तो ड्यूटीज़ हैं कैग की, नॉट मेरली टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी कॉमेंट, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना होता है। अब देखो कैग आया तो आपको आर्टिकल 148 याद आ जाना चाहिए। आई एम टेलिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कैग आया, आर्टिकल 148 याद आ जाना चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आप बताना हाउ कैग इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर आप बताओ कि भाई क्रुशियल रोल है इसका, बहुत बड़ा रोल होता है, ये सेफ गार्ड करता है पब्लिक फंड्स को, सेफ गार्डिंग पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड को सेफ गार्ड करने का काम भी इसका है। फिर ये लीगैलिटी प्रोप्राइटी दोनों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखता है, यही तो है जो कंप्लायंस चेक करेगा, कंप्लायंस विद एस्टैब्लिश्ड लॉ है या नहीं है ये सारा चेक करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करेगा, ये साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चेक करेगा, ये सब काम इन्हीं के होते हैं। एफिशिएंसी को नोट करना कि कैसे कैसे काम हो रहा है, ये सब काम कैग का है। कैग ही जो होता है वो पूरा वेरीफाई करता है गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड कर रही है, विद इन द बाउंड ऑफ द लॉ है या नहीं है, पब्लिक मनी को कहीं गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। तो यानी कि सर्च करना, प्रोप्राइटी करना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कैग ही होता है, जो इंस्टांसेस ऑफ वेस्ट हो, कोई फ्रॉड हो, कोई करप्शन वाला मामला हो, सबको कैग चेक करता है। तो यानी पब्लिक फंड को खाली प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा बल्कि गुड गवर्नेंस एंड साथ ही साथ ये अकाउंटेबिलिटी को भी इन्हांस कर रहा है। तो कैग की जो रिपोर्ट है एक बहुत बड़ा टूल होता है पार्लियामेंट के पास, जो पब्लिक में जाए और पब्लिक को पता चले कि गवर्नमेंट कैसे कैसे पैसे को खर्च कर रही है। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एंड ब्रिंग आउट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल बॉडीज़ विद द अर्बन लोकल बॉडीज़। 150 शब्दों का है और आपको 10 मार्क्स का लिखना है ये। अब इसमें आपको लोकल बॉडीज़ से शुरू करना है। देखो लोकल बॉडीज़ पे क्वेश्चन आ ही गया और मैंने आपको शुरुआत भी आज बताई थी, 73rd 74th अमेंडमेंट। ये बहुत बड़ा क्रुशियल रोल देखो लोकल बॉडीज़ क्यों, क्योंकि ना देखो अल्टीमेटली लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपकी लोकल बॉडीज़ ही देती हैं। सोशल इंक्लूजन का काम करती हैं लोकल बॉडीज़, आपकी समझ में सारे शब्द लिख के आने हैं आपको। यही है जो लोकल लेवल पर बाय डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज ये दे रही है। ये सारा इंट्रोडक्शन आप ऐसे ऐसे लिख दोगे, फिर आप बताओ हेल्थ केयर के फंक्शन देना, सैनिटेशन, अर्बन प्लानिंग करना, ये सब इन्हीं का काम है।
मर्जर जब होगा रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का, इसका काम है एफिशिएंसी को बढ़ाना, रिसोर्स एलोकेशन को बढ़ाना। तो प्रॉस क्या है, ऐसे मर्जर से पोटेंशियल फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा आपस में। कौन सी होगा कि देखो रिस्क तो है ही लोकल आइडेंटिटीज़ के खो जाने का, ऑटोनॉमी का, इसका भी डर है। अब देखो क्या हुआ, मर्जर जो हुआ है ना, मर्जर की जहाँ बात आ रही है रूरल एंड अर्बन एरिया से, क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये भी है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट तो हैं ही, क्योंकि देखो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, पोटेंशियल एडवांटेज पता चलेंगे, पोटेंशियल डिसएडवांटेज पता चलेंगे। तो यानी कि अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच की जाए, मैंने आपको कहा ना इस पेपर में आपको बड़ा बैलेंस्ड होकर लिखना है। बैलेंस्ड अप्रोच से क्या होगा, प्रिजर्व हो जाएगा। क्या प्रिजर्व हो जाएगा, प्रिजर्व होंगे रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। और प्रमोशन कैसे करना है इनका, कोलैबोरेशन के फॉर्म में। कोलैबोरेशन करो, इंटीग्रेशन करो, इससे ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से लोकल गवर्नेंस को इन्हांस कर देंगे। हो गया फ़ायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो पब्लिक चैरिटेबल फंड्स हैं उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो इंडिया के डेवलपमेंट को काफ़ी इंक्लूसिव कर दें एज दे रिलेट टू सर्टन वाइटल पब्लिक इशूज़। कमेंट आपको करना है, कमेंट पूछने को बोला तो कमेंट ही करना है। 10 मार्क्स का है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। देखो कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास के अधिक समावेश बनाने का सामर्थ्य है। हम चलते हैं सीधा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाले आंसर पे। इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो जितने भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, इनका क्या रोल होता है आप बताओ। इंडिया के डेवलपमेंट में आप देखो, इंडिया का जो डेवलपमेंट वाला फेज़ है ना, ये क्या करते हैं उसके लिए, मोर इंक्लूसिव बनाते हैं ये। कैसे, बाय एड्रेसिंग क्रिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। दीज ट्रस्ट बेसिकली वर्क ऑन एजुकेशन पे काम करते हैं ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, हेल्थ केयर पे काम करते हैं, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करते हैं। ये सारे शब्दों को तो आप रट जाओ यहाँ पर, क्योंकि ये सोशल जस्टिस वाला क्वेश्चन है ना। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बात भी यही करते हैं। अब ये सोचो अल्टीमेटली ये सब करने से इनका वजह क्या है। देखो इनके करने की वजह सीधी सी बात है, ये चाहते हैं प्रमोट करना, प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्विटी एंड वेलबींग करने के लिए करते हैं ये सारा काम। ये सर्विसेज देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के गैप ख़त्म करते हैं, प्रिविलेज। तो बताना, देखो आपने एक डायग्राम बना सकते हो इसके लिए। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बेसिकली दे आर हेल्पिंग, बीच में होते हैं ये प्रिविलेज सेक्शन के, और यहाँ पर एक मार्जिनलाइज सेक्शन बना देना। ऐसा कोई डायग्राम तैयार कर देना कि एक ब्रिज के गैप को ब्रिज करते हैं, टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो चैरिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अवेयरनेस रेज होगी, सोशल इश्यूज़ खत्म होंगे। तो इंपॉर्टेंट है इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, इनकी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना इनकी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ट्रस्ट को वेल मैनेज और फोकस तरीके से चलना चाहिए। कोलैबोरेट करें गवर्नमेंट एजेंसी से, स्टेक होल्डर्स से, ताकि ये रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज़ में ग्रेटर सोशल इम्पैक्ट डाल पाएँ, इसलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन का पार्ट है 7th क्वेश्चन। Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What step should be taken to break the cycle? कह रहा देखो पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन एक ऐसी साइकिल है जो इसके पीछे पड़ गया तो मतलब उसी साइकिल में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और इससे ह्यूमन कैपिटल कभी बढ़ेगा नहीं। तो यानी देखो क्वेश्चन के एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट दिस पार्ट है। अब आपको तीनों पार्टों को एड्रेस करना है इस आंसर में। अब करते हैं हम एड्रेस इस क्वेश्चन के पार्ट को। देखो इसको कैसे आप एड्रेस करोगे, आप बताओगे। देखो जी, पॉवर्टी एंड जो आपका माल न्यूट्रिशन वाली बात है ना, ये दोनों ही वाइशस हैं, डेफिनेटली सारी बातें करते हैं। टू ब्रेक द साइकिल आपको ना इस शब्द यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मल्टी फेसेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मल्टी फेसेटेड अप्रोच के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहली सिचुएशन क्या बताओगे, टू एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी। सबसे पहले हमें फूड इनसिक्योरिटी को डील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो, फूड असिस्टेंस प्रोग्राम चलाओ, लोगों को हेल्थ केयर मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, क्वालिटी एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सब करना पड़ेगा हमें।
आपको उसके साथ ही साथ टारगेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, टारगेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाओ। क्या चलाओ? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इससे भी काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को। फिर क्या करोगे आप? सपोर्ट करो एमएसएमई सेक्टर्स को। एमएसएमई बोले तो आपका जो इतने भी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज हैं उनको, और सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को प्लीज़ एड्रेस करो। और ध्यान रखो ऐसी एक्शन पॉलिसीज़ हों जिसमें आपकी प्रमोट हो जेंडर इक्वलिटी। स्टेप्स भी बता दिए, सारी प्रॉब्लम भी बता दी, और इक्वल एक्सेस हो रिसोर्सेज का, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो अगर आप इंटरकनेक्टेड इश्यूज़ को एड्रेस करते हो तो इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ आपकी पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, और इसी से बनेगी क्या? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि डॉक्ट्रिन है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, मेक इट नेसेसरी दैट पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्यूट पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन डिस्कस करनी है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब आओ इसी को हम डिस्कस करते हैं, पहले इस डॉक्ट्रिन को ही देखो क्या है इस क्वेश्चन में। द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इसी से ना पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। दिस ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई द ट्रस्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दिस ट्रस्ट गिव्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग। इससे क्या होगा? इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी किसकी? ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पब्लिक मेंटेनेंस भी रहेगी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फेथ, ये फ़ायदा होगा इससे। सेवरल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ योर दिस बेसिकली पब्लिक परसेप्शन रिगार्डिंग सिविल सर्वेंट। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सिविल सर्वेंट्स का कंडक्ट कैसा है, कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट कि लाट साहब की तरह कहीं बैठे तो नहीं रहते हैं, कभी पब्लिक से मिलना ही नहीं जुलना ही नहीं होगा, ऐसा ना हो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो सिविल सर्वेंट कितना ऑनेस्ट है, कितना कॉम्पिटेंट है, ये सारी बातें। अब नेगेटिव परसेप्शन देखो कैसे फैलता है किसी के बारे में, सिविल सर्वेंट के बारे में कैसे फैलता है। करप्शन करा, इनएफिशिएंसी करी, अकाउंटेबल नहीं हो, पब्लिक को कोई नहीं बताते हो आप। तो इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर प्रोएक्टिव स्टेप लिया जाए ताकि इंटीग्रिटी कमिटमेंट बढ़े सिविल सर्वेंट का। और इसको करने के लिए आपकी रिक्रूटमेंट रिगरस होनी चाहिए, रिगरस रिक्रूटमेंट करो आप। ट्रेनिंग प्रोसेसेस बड़े रिगरस होने चाहिए आपके, ट्रेनिंग प्रोसेसेस का ध्यान रखो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं जाना है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आपका बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि कल्टीवेट करो आप एक पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप स्ट्रेंथन करो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वेस्ट इज़ फोस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस on China's supply chain and a strategic ally to counter China's political and economic dominance। क्योंकि तो सब परेशान है चाइना से। वेस्ट यही चाहता है कि इंडिया उसकी जगह ले ले और चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना और चाइना के ऊपर इतना डिपेंड रहना कोई भी नहीं चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप कैसे लिखोगे? देखो वेस्ट डेफिनेटली चाहता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे कि वो क्यों चाह रहा है डाइवर्सिफाई करना सप्लाई चेन को। क्योंकि आप जानते हो चाइना जो है वो बहुत डोमिनेंट प्लेयर हो गया। सबसे बड़ी बात आप ये लिखोगे, चाइना क्या हो गया? डोमिनेंट प्लेयर हो चुका है। चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर हो चुका है इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसीलिए वेस्ट परेशान है। ये वैसे भी चाइना बहुत ना करता है, लाइक काफ़ी ट्रबल करता है। अब एक बात ये हुई, उसके बाद इंडिया को इसलिए सब चाहते हैं, इंडिया में ना लार्ज एंड ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया की इस समय। इंडिया में ये बात है, यूथ भी है हमारे पास, और इंडिया में ही ऐसा पोटेंशियल है कि वो चाइना के गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टरनेटिव दे पाए। पोटेंशियल है हमारे पास अल्टरनेटेड सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए इंडिया को सोचा जा रहा है, समझ रहे हो? इसीलिए इंडिया से दोस्ती की जा रही है।
उसके बाद वेस्ट सोचता है कि जो इंडिया है ना वो एक सही रास्ता है चाइना को काउंटर बैलेंस करने का, इसीलिए इंडिया के साथ अपने टाइज बढ़ाओ ताकि वेस्ट में चाइना का एक्सपेंशन ना हो जाए। यही रास्ता है, यही बात ऐसी कही जा रही है, तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो वो वेस्ट पे बेसिकली क्या चाह रहा है, डाइवर्सिफाई चाहता है अपना सप्लाई चेन, ताकि उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो चाइना से। फिर आप बताना कि इंडिया को हम इसीलिए चाहते हैं कि इंडिया आगे से आगे बढ़े और चाइना को एक्सपेंशन को रोके इंडो पैसिफिक रीजन में भी। और आप सोचो ना, एक क्वाड ग्रुप बना, ठीक है ना, ये सब क्यों बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं। उसके बाद एफर्ट क्या है, वेस्टर्न एफर्ट क्या है टू फोस्टर इंडिया एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। सबसे बड़ी बात है कि ना हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट इंडिया से बढ़ाना चाहता है वेस्ट, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मतलब ट्रेड वगैरह हम बढ़ाना चाहते हैं हम इंडिया से, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि डिफेंस टाइज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी चाहता है इंडिया के साथ वेस्ट। डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी चाहता है, इसीलिए वर्ल्ड के बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया को बुलाया जाता है। आप देखो ना G7 की मीट में वी वर द ऑब्जर्वर एज वेल, तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट। और इंडिया को इसलिए देखो, इसमें भी बड़ा बेस्ट दिखना कि बैलेंस्ड और कॉम्पिटिटिव ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया एक ऑल्टरनेटिव है। तो हाउएवर दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंज एज वेल, क्योंकि इंडिया के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं जो परफेक्टली वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन नहीं होते हैं। तो आपको बताना है ये दोनों बातें कि देखो पूरी तरह से बातों में नहीं आ जाना है, ये ऐसे ऐसे करके आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर आपका 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है कि क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज़ इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं। इंडिया का डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनके साथ ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर रीजनल, ये सारी बातें भी लिखनी हैं। देखो डेफिनेटली हिस्टोरिकल अगर आप टाइज देखते हो हमारे सेंट्रल एशियन रीजन्स और इंडिया का, अगर आप रिलेशनशिप देखते हो, तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना हिस्टोरिकल टाइज से तो लिखना ही लिखना है। हिस्टोरिकल टाइज हमारे देखो कैसे लिंक है हमारा इनका, कल्चरली एंड हिस्टोरिकल लिंकेज है हमारा इनके साथ। आप देखो यही तो था सिल्क रूट भाई, सिल्क रूट यहीं से जाता था। रिसेंट ईयर्स में हमने कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच लिए कि हम इनके साथ कैसे अपना रिलेशन ठीक करें। इकोनॉमिक फ्रंट में हमने इनके साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज किए हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज किस किस एरिया में कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, या हमने इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है कहीं कहीं जगह पर। पॉलिटिकल रिलेशंस में देखो हमारा रिलेशन इनके साथ बायलेटरल मल्टीलेटरल फोरम्स पे कई जगह रहा है। भैया आप SCO को देख लो ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पर पीस एंड वगैरह को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। तो ये सब बातें आप इसमें लिखना। फिर पूरा बताना कि देखो कहाँ कहाँ रीजनल भी मैंने आपको बता दी सिग्निफिकेंस, और इवॉल्विंग भी हैं, इसमें कई सारे नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं, है ना। तो वो सब बातें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, वो आपका है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसेंटली पास एंड इन्फोर्स्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, व्हाट वेदर यूनिवर्सिटी स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन टू आर कवर्ड अंडर द एक्ट और नॉट। ये देखना है हमें क्वेश्चन को। अच्छा, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर देखो 11th में जो आंसर आप लिखोगे, इसमें बेसिकली आपको इस एक्ट को समझाना है। सबसे पहले पब्लिक एग्जामिनेशन वाला, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया था, इसका मेन मकसद था टू एड्रेस, बताओगे आप पूरी बात, टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग इन पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन इंडिया। अब एक्ट क्या करता है, इंटीग्रिटी फेयरनेस की बात करता है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव पता है क्या था, चीटिंग को रोकना, फेयर कंपटीशन करना, क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी को बढ़ाना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ठीक करना। अब यहाँ अनफेयर मीन्स आप बताओगे कि क्या होता है अनफेयर मीन्स, आप बताना भाई। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिससे आप अनफेयर एडवांटेज ले रहे हो, बेसिकली अनफेयर एडवांटेज लेना,
आप अटेम्प्ट ले रहे हो अनऑथराइज मटेरियल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो पेपर के दौरान, आप इम्पर्सनट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हो, आप काफ़ी एग्जामिनर को भी ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो, आप ब्राइबिंग भी इसके पार्ट में आ जाएगा, ब्राइबिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्राइब, ये सब इसके अंदर ही है, एक्ट के तहत है। आप इंगेज हो रहे हो किसी एक्ट में, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फेयरनेस को। तो एक्ट में ना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को पाया जाता है कि वो गिल्टी है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टीज़ का जिक्र करना, सस्पेंशन हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उसको फर्दर स्टडीज़ में। और देखो वो जो केस एक आईएएस ऑफिसर का हुआ था ना, वो केस आपको एज आ एग्जाम्पल फॉर्म में लिखना है। जो पूजा काड़कर का केस था महाराष्ट्र वाला, वो केस आपसे एग्जाम है, क्योंकि आया ही इसीलिए ना ये टॉपिक बेसिकली। बस हो गया आपका काम। हाँ, नेक्स्ट मूव पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर देखो जो 12 है उसमें क्या है, राइट टू प्राइवेसी इज़ इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम टू एस्टैब्लिश इट्स पैटर्निटी। अब देखो ये 250 नंबर का आपका ये आंसर है, ठीक है। इसमें आपको राइट टू प्राइवेसी सबसे पहले केस वो याद करना, पुट्टा स्वामी का केस। तो राइट टू प्राइवेसी डिस्कस करना है, राइट टू प्राइवेसी एंड आर्टिकल 21 इसमें डिस्कस करना, ठीक है। बताना कि भाई देखो ये तो फंडामेंटल राइट है ही, ऑलरेडी गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है ये, है ना। फिर आप बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा है भाई राइट टू प्राइवेसी हर किसी का प्रोटेक्ट होना चाहिए, अनवारंटेड इंट्रूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी बताना कि राइट टू प्राइवेसी नॉट एब्सोल्यूट, पूरी तरह से ये एब्सोल्यूट भी नहीं है। अब डीएनए टेस्टिंग एंड पैटर्निटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे है, जो भी लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग है ऑफ ए चाइल्ड इन अ वूम, उसके लिए पैटर्निटी के कुछ कॉम्प्लेक्सेशन भी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल बताना। डीएनए टेस्टिंग में आप बताना कि एक पावरफुल टूल होता है डीएनए टेस्टिंग, जिससे आपको पैटर्निटी का पता चलता है। तो उससे आप राइट टू प्राइवेसी मदर का भी और अनबॉर्न चाइल्ड का आप ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ करा कि राइट टू चाइल्ड टू नो देयर बायोलॉजिकल फादर तो होना ही चाहिए। तो हाउएवर द कोर्ट हैज़ ऑल्सो कॉशन अगेंस्ट कंपेलिंग अ वुमेन कि आप जा ही जाओ डीएनए टेस्टिंग के अगेंस्ट, ये भी एक गलत बात है। एम्फेसिस ये होना चाहिए कि नीड टू बैलेंस द चाइल्ड राइट, ताकि जो भी उसके पैटर्निटी वाले और मदर का जो राइट टू प्राइवेसी है वो दोनों ही उसको ठीक ढंग से हो पाए। तो रिसेंट ईयर्स में जो एडवांसमेंट आई है ना डीएनए टेस्टिंग में, एडवांसमेंट ऑफ डीएनए टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, ये भी आप ज़रूर जिक्र करो इसके अंदर। आप तो इसमें बताना कि फीटल डीएनए को कैसे मदर के ब्लड स्ट्रीम से कलेक्ट किया जाता है। फिर उससे इससे भी कई क्वेश्चन रेज हुए कि विद राइट टू प्राइवेसी का आप हनन कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि बहुत ही ना तरीके से ऐसा कुछ होए कि आप राइट टू प्राइवेसी भी उसका ख़राब ना हो, डीएनए टेस्टिंग एक वैल्यूबल टूल हो फॉर एस्टैब्लिशिंग पैटर्निटी, मतलब एक बैलेंस हो कि राइट टू प्राइवेसी का भी हनन ना हो। और लॉ इस एरिया में बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से कई सारे सोसाइटल नॉर्म्स पर क्वेश्चन एक क्रिएट हो रहा है, राइट। So this is all for today guys. Next questions will be done by you. So thank you so much for listening and have a nice day to all.